सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उमंग हिंदी पाठशाला कक्षा 7 के लिए इसका पाठ 4। इस पाठ का नाम है अजनबी फरिश्ता। अजनबी फरिश्ता के जो लेखक हैं वो E.R. ब्रेथवेट हैं। ये जो लेखक हैं E.R. ब्रेथवेट, इसने पूरे लेसन में, पूरे पाठ में बताया है कि किस प्रकार से जो काले लोग होते हैं, काले रंग के व्यक्ति होते हैं, उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस पाठ में बताया है। E.R. ब्रेथवेट ने अपनी इस आत्मकथा में लिखा है कि वो काले हैं। E.R. जो ब्रेथवेट लेखक हैं वो काले, उनका रंग जो है बहुत काला होता है और इस काले रंग के कारण समाज में रहकर, सोसाइटी में रहकर उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, इस पाठ में उन्होंने विस्तार से बताया है। आइए उनकी इस समस्याओं को जानने के लिए इस पाठ को पढ़ते हैं। क्या मेरा रंग मेरे लिए अभिशाप था? लेखक कहता है कि क्या मेरा जो रंग है, मैं जो काले रंग का हूँ, यह मेरे लिए अभिशाप था। मैंने नौकरी पाने का हर प्रयास करके देख लिया, परंतु सब व्यर्थ। समाचार पत्रों में विज्ञापन देने से लेकर रोजगार कार्यालय तक, लेकिन नतीजा वही। मैंने स्वयं अपना विज्ञापन दिया जिसमें मेरी योग्यता तथा त्वचा के रंग के बारे में संपूर्ण विवरण था, फिर भी निराशा ही हाथ लगी। हार कर मैंने त्वचा के रंग की जानकारी दिए बिना आवेदन किया। जब वे मुझे देखते रहे तब मुझे आविष्कार कर दिया, और कारण क्या था कि मैं ऐश्वेत था। ऐश्वेत होता है काला रंग। एक बिजली की कंपनी में टेक्नीशियन की आवश्यकता थी। मुझे लगा कि मेरा प्रशिक्षण और योग्यताएं मेरे लिए सहायक सिद्ध होंगी। इस बार मैंने अपनी त्वचा के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी थी। जल्दी ही मुझे साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। मैं नियत समय पर वहां पहुंचा और एक महिला ने मुझसे आवेदन पत्र भरने के लिए दिया। मैंने एक कमरे में बैठने और निजी प्रबंधक से मिलने के लिए कहा। उस कक्ष में बहुत से नौजवान बैठे थे, कुछ घबराए थे तो कुछ चिंतित मुद्रा में आवेदन पत्र भर रहे थे। एक कुछ समझ नहीं पा रहा था, उसने दूसरे से सहायता मांगी। उसकी मदद करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। एक एक करके सबको प्रबंधक के कक्ष से बुलावा आने लगा। मेरी भी बारी आई। प्रबंधक मेरे आवेदन को हाथ में लिए अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसने मुझे संकेत से बैठने को कहा और उस आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने लगा। एक बार फिर वही सवाल जवाब का पुराना सिलसिला आरंभ हो गया। उसे मेरी योग्यता में कोई रुचि नहीं थी। अंततः एक कुटिल मुस्कान के साथ उसने पूछा, तुम्हें इस नौकरी की क्या आवश्यकता है? मुझे यह प्रश्न बड़ा अटपटा लगा। मैंने उत्तर दिया, मुझे यह नौकरी अपने जीवन निर्वाह के लिए चाहिए। खाने पीने का खर्च, कपड़े का खर्च और मकान का किराया देने के लिए रुपयों की आवश्यकता होती है। उसने कहा, तुमने जो बढ़िया सूट पहना है वैसा तो मैं भी नहीं खरीद सकता। मैंने उसे ध्यान से देखा। मुझे अपने सूट और नौकरी में कोई संबंध दिखाई नहीं दिया। उसने आगे कहा, मैं कभी अच्छे विद्यालय में पढ़ने नहीं दिया गया। विद्यालय की बात छोड़ो, हमारा कोई कर्मचारी तुम्हारे जितना पढ़ा लिखा नहीं है। मुझे लगता है कि तुम यहाँ के लिए सही नहीं हो। जिस तरीके से तुम बात करते हो यहाँ के लोग पसंद नहीं करेंगे। यह सब मेरी सहन शक्ति की सीमा से परे था। लेखक कहता है कि यह सब जो था मेरी सहन शक्ति के सीमा से परे था। मैं उठ खड़ा हुआ और उसके हाथ से निवेदन पत्र छीन कर मैंने फाड़ दिया। टुकड़ों को कूड़ेदान में डाला और नमस्कार करके मैं बाहर निकल आया। मैं 18 महीने से बेरोजगार था। अब निराशा की जगह गहरी नफरत ने ले ली थी। मुझे उन सभी से घृणा होने लगी थी जिन्होंने मेरा अधिकार मुझसे छीन लिया था। साधारण नौकरी के लिए मुझे ज्यादा पढ़ा लिखा समझा जाता था और अच्छी नौकरियों के लिए अस्वीकृत होने के कारण मैं अयोग्य था। मैं स्वयं को अन्याय के जबड़े में फंसा हुआ पा रहा था। क्रोध में आकर कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। मैं सभी को संदेह की दृष्टि से देखने लगा था। मुझे लगता था कि लोग मुझे अजीब सी नजरों में देख रहे थे। अब मैं बच्चों को भी शक की नजरों से देखने लगा था, जो मेरे रंग के कारण मुझे बड़ी उत्सुकता से देखते रहते थे। यह मेरा सौभाग्य ही था कि कैंसर जैसी यह सोच गहरी पैठ नहीं बना पाई। इतना कुछ होने के बावजूद कभी कभी कोई ऐसी बात कर देता जो मेरी सारी पीड़ा को भुला देती थी। एक दिन ऐसा ही हुआ जिसने मेरे जीवन को एक नया मोड़ दिया। मैं सेंट जेम्स पार्क में झील के किनारे बैठा था, अपना भोजन तलाशती बतखों को झील में डुबकी लगाते हुए देख रहा था। मेरे पास ही एक चश्मे पहने एक दुर्बल वृद्ध
व्यक्ति बैठे हुए थे। वे उन बतखों की नस्ल और रंग आदि पर टिप्पणी कर रहे थे। मुझे लगा कि वे काफी जानकारी रखते हैं, परंतु मेरा मन उनसे बात करने का नहीं था। उन्हें मेरे इस उदासीन व्यवहार से कोई अंतर नहीं पड़ रहा था। अचानक उन्होंने मुझसे एक सीधा प्रश्न पूछा, इंग्लैंड में कितने दिनों से हो? इस पूरे पाठ में जो अमेरिका है उसमें रहने वाले जो गोरे व्यक्ति होते हैं और काले व्यक्ति होते हैं, उनमें भेदभाव को दर्शाया गया है। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने पूछा कि तुम इंग्लैंड में कितने दिनों से रह रहे हो? उनका स्वर बहुत गंभीर था। मैंने मुड़कर उन्हें तीखी दृष्टि से देखा कि मुझसे कोई बात न करे, विशेषकर इंग्लैंड वास के संबंध में। वे फिर बोले, बड़े शहरों में बहुत अकेलापन महसूस होता है। कहते हुए उन्होंने अपनी पतली टांगों को समेटते हुए पतलून को ऊपर खींचा। और कुछ बुजुर्ग ऐसे ही होते हैं, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास कौन बैठा है। मुझे उन्हें उत्तर देने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। यदि मैं वहां से चला जाता तब शायद वे बतखों से बात कर लेते। मैंने सोचा, जब ये सब जाएंगे तब स्वयं चुप हो जाएंगे। उन्होंने मुझसे कहा, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। यह एक बड़ा शहर है और यहाँ तुम्हारी या मेरी खुशी जैसी छोटी छोटी बातों से कोई प्रभावित नहीं होता है। उन्होंने इतनी सहजता से इतनी बड़ी बात कह दी कि अचानक मेरी उत्सुकता बढ़ गई। मैंने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा तो मुझे उनका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक लगा। उन्हें यह अनुभव हो गया था कि अब मैं उनकी बातें सुन रहा हूँ। उनकी आंखों की चमक मानो मित्रता का निमंत्रण दे रही थी। वे बोले चले जा रहे थे, ये ऊंची इमारतें केवल इमारतें नहीं हैं, बल्कि इन्होंने इसे एक बड़ा शहर बना दिया है। फिर थोड़ा रुककर बतखों के विषय में कुछ बुदबुदाए जो मुझे समझ नहीं आया। उन्होंने कहा, एक बड़ा शहर युद्ध भूमि जैसा होता है, जहां आपको योद्धा की तरह व्यवहार करना पड़ता है, जीवित रहने के लिए नहीं अपितु अपनी छाप छोड़ने के लिए। जीवित तो कोई भी व्यक्ति रह सकता है, परंतु जीवन को जीना एक ही अलग बात है। यह बहुत कठिन भी हो सकता है, परंतु इसी में सच्चा आनंद है। उनकी मधुर वाणी को अनसुना न कर सका। लेखक कहता है कि मैं उस वृद्ध व्यक्ति की जो मधुर वाणी थी उसको अनसुना न कर सका, किंतु दर्शन शास्त्र होता है फिलोसफी सुनने का बिल्कुल मन न था। मैंने कहा, यदि आपका रंग काला है तब केवल जीवित रहना ही काफी रोचक है। मेरी ओर देखकर वे जोर से हंस पड़े। मुझे अपनी बात में हंसने जैसा कुछ दिखाई नहीं दिया, परंतु मैं भी उनकी हंसी में शामिल हो गया। हंसी थमने पर उन्होंने कहा, मैं सोच रहा था कि तुम और कितनी देर तक मुझसे बात नहीं करोगे। बातें करने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। यदि आप किसी से बातें कर सकते हैं तब आप कभी अकेले नहीं होते। तुम्हारा क्या विचार है? धीरे धीरे लेखक कहता है कि तब जाके धीरे धीरे हम अभिन्न मित्रों की तरह बातें करने लगे। मैंने अपनी व्यथा कह सुनाई। व्यथा क्या थी कि लेखक काला होने के कारण कहीं पर उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। इस कथा को उसने उस वृद्ध व्यक्ति को कहा। उन्होंने अचानक मुझसे पूछा, तुम एक अध्यापक की नौकरी क्यों नहीं कर लेते? मुझे पढ़ाने का कोई अनुभव नहीं है, यह बहुत कठिन कार्य है। मैंने उससे कहा, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई आवश्यकता है। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारी डिग्रियां और योग्यता ही उसके लिए बहुत है। मैंने कहा, देखिए श्रीमान जी, जब लोग मुझे मशीन जैसी निर्जीव वस्तु के पास नहीं जाने देते जिसके बारे में इतना कुछ जानता हूँ, तब वे अपने बच्चों को शिक्षा देने का जिम्मा मुझे कैसे सौंप सकते हैं? वे बोले, क्यों नहीं, उन्हें अच्छे अध्यापकों की आवश्यकता है। मैंने उत्तर दिया, उन्हें टेक्नीशियन की भी तो आवश्यकता है। वे निश्चित भाव से बोले, शिक्षा विभाग के लोग त्वचा के रंग को लेकर चिंतित नहीं होंगे। तुम्हें अपनी त्वचा के रंग के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। साक्षात्कार के समय देख लेना कि क्या होता है। मैंने यह प्रयास भी करके देख लिया, परंतु कुछ नहीं हुआ। फिर से प्रयास करो, इसमें कोई बुराई नहीं। मुझे पक्का विश्वास है कि लंदन के पूर्वी छोर में अध्यापक पद के लिए कई जगह खाली हैं। हाँ जी, उस लेखक ने उत्सुकता से पूछा, पूर्वी छोर में ही क्यों? कि लंदन के पूर्वी छोर में ही मुझे जगह क्यों मिलेगी? अधिकतर अध्यापक, वह वृद्ध व्यक्ति उसे बताता है कि अधिकतर जो अध्यापक हैं किसी दूसरी जगह जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उस पूर्वी छोर में काम करना आसान नहीं है। मैंने उससे पूछा, क्या आपको लगता है कि यह जगह एक निग्रो के लिए उचित रहेगी? मेरे स्वर में वही कटुता लौट आई। वह सब भूलापना इतना सरल नहीं था। इतनी बड़ी सहनशीलता दिखाते हुए उत्तर दिया, किसी जगह को कम मत आंको। पूर्वी लंदन जैसे गंदे इलाके में नई पीढ़ी के वैज्ञानिक आ रहे हैं और उच्च पदों पर भी अच्छे लोग भर्ती हो रहे हैं। ध्यान रहे, किसी का उपहास मत करना। उपहास होता है
मजाक। मैंने अनुभव किया कि शायद उन्हें मेरी बात पसंद नहीं आई। मैंने उनसे माफ़ी मांगी और शायद मैं उनकी सद्भावना की कदर नहीं कर पा रहा था। फिर से हम सामान्य रूप से बातें करने लगे। उनके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हमने एक दूसरे का नाम भी नहीं पूछा। मैं आशा करता हूँ कि एक दिन इस पत्र को पढ़कर वे जानेंगे कि उस दिन की मुलाकात के लिए मैं उनका कितना बड़ा आभारी हूँ। जैसा उन्होंने कहा था सब कुछ वैसा ही हुआ। मुझे शिक्षा विभाग से बुलावा आया। कुछ दिनों बाद एक पत्र से सूचना मिली कि शारीरिक परीक्षण के बाद मैं अपना पद ग्रहण कर सकता हूँ। शायद वे मेरे लिए एक फरिश्ता थे जिन्होंने मुझे निराशा और घृणा के अंधकार से बाहर निकाला। मैं जीवन भर उनके इस एहसान का बदला नहीं चुका सकता। हाँ जी, ये था हमारा पूरा लेसन जो अश्वेत लोगों की समस्याओं पर लिखा गया है। इसके बाद हम शब्दार्थ करेंगे और प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक जनरली संदेश देना चाहूँगी कि कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए बार बार अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।